नमस्कार साथियों, श्री राम क्लासेज बीकानेर में आपका स्वागत है। कल अपने पढ़ा था राव रणमल के बारे में। आज अपने पढ़ेंगे राठौड़ राजवंश में राव जोधा के बारे में। राव जोधा शासक। रणमल की जब मौत होती है सन 1438 में, वहीं से अपने इसे शासक मानेंगे कि 1438 से लेकर के सन 1479 तक शासक रहे। शासनकाल इनका ये है, सन 1438 से लेके सन 1489 तक। देखो, राव रणमल की जब हत्या की गई उस समय राव जोधा मेवाड़ में थे और ये पहले बीकानेर की ओर प्रस्थान करते हैं। राव कुंभा की यदि अपने बात करें तो राव कुंभा सन 1453 में जो व्यस्त हो जाते हैं, ये बदनौर भीलवाड़ा के युद्ध में व्यस्त हो जाते हैं। बदनौर भीलवाड़ा के युद्ध में व्यस्त हो जाते हैं और बदनौर भीलवाड़ा के युद्ध में ये किसे पराजित करते हैं? महमूद खिलजी प्रथम को पराजित करते हैं, जो मांडू के सुल्तान हैं। बदनौर के युद्ध में महमूद खिलजी प्रथम को पराजित करते हैं, जो मांडू के सुल्तान हैं। चाहे तो मांडू का सुल्तान कह दो, चाहे मालवा का सुल्तान कह दो, एक ही बात है। ये यहाँ व्यस्त थे और जैसा कि अपने को विदित है, इस युद्ध में विजयी होने के बाद कुंभा बदनौर में अपनी आराध्य देवी कुशाला माता मंदिर का निर्माण भी करवाते हैं। ये यहाँ व्यस्त थे, तो मौका पाकर के राव जोधा क्या करते हैं? मंडोर पर आक्रमण कर देते हैं। मंडोर पर कुंभा के दो दुर्गाधिपतियों का नियुक्त कर रखा था। एक का नाम था आहड़ हिंगोला, आहड़ हिंगोला। एक का नाम था अक्का सिसोदिया। ये दो व्यक्ति थे, दो व्यक्तियों को नियुक्त कर रखा था, आहड़ हिंगोला और अक्का सिसोदिया को। ये आहड़ हिंगोला और अक्का सिसोदिया दुर्ग रक्षक थे। तो जैसे ही कुंभा इस बदनौर भीलवाड़ा के युद्ध में व्यस्त हुए, तो इस चीज का फायदा उठा करके राव जोधा ने सन 1453 में मंडोर से आहड़ हिंगोला और अक्का सिसोदिया की हत्या कर मंडोर पर अधिकार कर लिया। अर्थात मंडोर के शासक बने कौन? राव जोधा। कब बने? सन 1453 में। किसकी हत्या कर? आहड़ हिंगोला और अक्का सिसोदिया की। अब ये शासक तो बन गए, परंतु इनके सामने जो समस्या उत्पन्न हुई, वो समस्या कौन सी थी? कुंभा की समस्या थी। कुंभा क्या करते हैं? राव जोधा पर आक्रमण कर देते हैं, मंडोर पर आक्रमण कर देते हैं, मंडोर को वापस लेने के लिए। अब अपने पीछे थोड़ा पिछले वीडियो में देखिए कि मैंने कहा था कि राव जोधा की बुआ, कुंभा की दादी, मोक्कल की माता, रणमल की बहन, लाखा की पत्नी। नाम क्या याद आया? हंसाबाई। हंसाबाई कुंभा और जोधा में संधि करवा देती है। कुंभा और जोधा में संधि करवा देती है। घटना कब की है? सन 1453 की है। इतिहास में इस संधि को किस नामों से जाना जाता है? अलग अलग इतिहासकार अलग अलग नाम लिखते हैं, तो दोनों ही याद रखिए अपने। चाहे तो बोल दे आवल बावल, चाहे तो बोल दे आवल बावल, चाहे बोल दे अबला दबला, चाहे तो बोल दे आवल बावल, चाहे बोल दे अबला दबला। कि आवल बावल की संधि कब हुई, अबला दबला की संधि कब हुई? सन 1453 में हुई। किनके मध्य हुई? राव कुंभा, राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य, सन 1453 में। इस संधि से प्रभाव क्या पड़ा? इस संधि से मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण हुआ। केंद्र बिंदु क्या रखा गया? सोजत पाली रखा गया। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का केंद्र बिंदु क्या रखा गया? सोजत पाली रखा गया।
जैसे ही ये संधि हुई, जोधा कुंभा के साथ अपने संबंध और अधिक प्रगाढ़ करना चाहता है, इसलिए जोधा की पुत्री है श्रृंगार देवी। जोधा की पुत्री है जिसका नाम है श्रृंगार देवी। कुंभा का पुत्र है जिसका नाम है रायमल। कुंभा का पुत्र है जिसका नाम क्या है? रायमल। तो राव जोधा अपनी पुत्री श्रृंगार देवी की शादी रायमल के साथ करवा देता है। किस संधि के बाद? आवल बावल की संधि के बाद। कब? 1453 में श्रृंगार देवी और रायमल की शादी हो जाती है। श्रृंगार देवी की शादी रायमल के साथ होती है। इसकी हमें जानकारी कहां से मिलती है कि ये शादी हुई थी? तो शिलालेख है गोसुंडी का शिलालेख। गोसुंडी के शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है कि ये शादी हुई थी। गोसुंडी का जो शिलालेख है किसने लिखवाया था? श्रृंगार देवी ने लिखवाया था। अब जो आप सोच रहे हो वो भी बिल्कुल सही तथ्य है। आप ये कहोगे कि सर चित्तौड़ में जो श्रृंगार देवी की चौरी बनी हुई है वो कौन है? बिल्कुल आपका सोचना वाजिब है। वो श्रृंगार देवी कुंभा की बेटी है। ये श्रृंगार देवी कुंभा की बेटी है और ये श्रृंगार देवी जोधा की बेटी है। वैसे देखा जाए तो ये पुत्र वधू है और ये उसकी पुत्री है। चित्तौड़ दुर्ग में जो श्रृंगार चौरी बनी है ये कुंभा की पुत्री की बनी है श्रृंगार चौरी। अब जोधा कुंभा की तरफ से पूर्ण आश्वस्त हो चुका है कि कुंभा राव जोधा पर आक्रमण नहीं करेगा। तो अब जोधा अपनी शक्ति का संगठन करेगा। शक्ति का संगठन कहां से करेगा? मंडोर से करेगा। मंडोर को 1453 में जीता। 6 वर्षों तक शक्ति को संगठित किया। कब? सन 1459 ईस्वी तक। यहां देखिए कि एक जो प्रश्न पूछा जा सकता है कि रोहिष्कूप नगर किसका प्राचीन नाम है? प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि रोहिष्कूप नगर किसका प्राचीन नाम? रोहिष्कूप नगर किसका प्राचीन नाम है? तो रोहिष्कूप नगर गुर्जर प्रतिहारों ने बसाया था। ये जो रोहिष्कूप नगर है ये किनके द्वारा बसाया गया? गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा बसाया गया। इसके पास 2 पहाड़ियां हैं। एक पहाड़ी का नाम है मसूरिया की पहाड़ी। क्या नाम है? मसूरिया की पहाड़ी। दूसरी जो पहाड़ी है उसका नाम है चिड़िया टूक की पहाड़ी। चिड़िया टूक की पहाड़ी। राव जोधा मंडोर से एक नवीन नगर बसाने की सोच रहे थे, तो सबसे पहले ये मसूरिया की पहाड़ी पर एक दुर्ग बनवाना चाहते हैं, परंतु जला अभाव के कारण यहाँ दुर्ग का निर्माण नहीं करवा पाए। बाद में चिड़िया टूक की पहाड़ी पर दुर्ग बनवाने की सोची, तो यहाँ भी कहा जाता है कि योगी चिड़ियानाथ जी तपस्या करते थे, इसलिए यहाँ भी दुर्ग का निर्माण नहीं किया जा सकता था। और कुछ एक स्थानों पर हमें उल्लेख मिलता है कि योगी चिड़ियानाथ जी के दुष्प्रभाव से जैसे ही राव जोधा दुर्ग को निर्माण करते उसको वापस वहां से विध्वस्त कर दिया जाता। इसलिए राव जोधा आए रिद्धी बाई के पास। ये रिद्धी बाई इतिहास में करणी माता के नाम से जानी जाती है। कुछ एक स्थानों पर उल्लेख मिलता है कि 151 साल जिए थे, कुछ एक स्थानों पर उल्लेख मिलता है कि 181 साल जिए थे। इस रिद्धी बाई ने आकर के इस चिड़िया टूक की पहाड़ी पर देखा और बताया कि यदि यहाँ कोई व्यक्ति हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दे तो यहाँ पर दुर्ग की स्थापना की जा सकती है। इसलिए संपूर्ण जोधपुर में यह डिंडोरा पिटवाया गया कि कोई व्यक्ति हंसते हंसते अपने प्राणों की बलिदान दे दे तो राव जोधा का दुर्ग का निर्माण हो सकता है। एक व्यक्ति जो आगे आया जिसका नाम था राजा राम मेघवाल। कहा जाता है कि इसकी अस्थियों पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। वर्तमान में जो राजा राम मेघवाल की जहां अस्थियां हैं वहां पर सिलह खाना नामक एक महल बना हुआ।
सिलह खाना नामक एक महल बना हुआ है और इसी सिलह खाना के पास इसकी कहा जाता है कि प्रतिमा लगाई गई। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में अपने पढ़ेंगे राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत। मेहरानगढ़ दुर्ग को अपने राजस्थान की कला और संस्कृति में पढ़ेंगे। देखो, राव जोधा की एक रानी है आड़ी रानी जसमादे। आड़ी रानी जसमादे, राव जोधा इस हाड़ी रानी जसमादे से अधिक प्यार करते हैं। हाड़ी रानी जसमादे का जो पुत्र है उसका नाम है सातलदेव, जिसका नाम है सातलदेव। और राव बिक्का का जो राव जोधा का जो बड़ा बेटा है उसका नाम है राव बिक्का। बड़ा बेटा है उसका नाम है राव बिक्का। तो राव जोधा हाड़ी रानी जसमादे के प्रभाव में थे। इसके कहने पर इसे अपना उत्तराधिकारी बनाया। इसके कहने पर इसे अपना उत्तराधिकारी बनाया। राव बिक्का को राज्याधिकार से वंचित रखा। थोड़ा सा देख लें कि राव बिक्का को किस प्रकार से राज्याधिकार से वंचित रखा। एक स्थान पड़ता है हिसार, वर्तमान हरियाणा में। एक स्थान पड़ता है हिसार जो वर्तमान में हरियाणा में है। यहाँ दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे बहलोल लोधी, बहलोल लोधी का एक सेनापति था जिसका नाम था सारंग खां। बहलोल लोधी का जो सेनापति था उसका नाम था सारंग खां। राव जोधा के एक भाई थे जिसका नाम था कांदड़ सिंह। राव जोधा के भाई थे जिसका नाम था कांदड़ सिंह। ये कांदड़ सिंह कहा जाता है कि हिसार के आसपास रह करके लूटपाट किया करते थे। एक दिन ये सारंग खां के हाथों मारे गए। ये बात राव जोधा सहन नहीं कर पाए। राव जोधा और राव बिक्का हिसार की ओर रवाना हुए। सारंग खां को एक युद्ध है झांझ का युद्ध के नाम से जाना जाता है। झांझ के युद्ध में पराजित किया और इसकी हत्या कर दी। अब इस हिसार नामक स्थान पर ये वापस लौट रहे हैं हिसार से, तो रास्ते में एक स्थान आता है जिसका नाम है द्रोणपुरा। एक स्थान आता है द्रोणपुरा, राजस्थान के वर्तमान के चूरू जिले में द्रोणपुरा। कहा जाता है कि पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने इस कस्बे को बसाया था, इसलिए ये द्रोणपुरा के नाम से जाना जाता है। ध्यान दें, ये जो द्रोणपुरा नामक स्थान है, यहाँ पर जब राव जोधा और राव बिक्का यहाँ आए तो राव बिक्का से राव जोधा ने दो वचन मांगे। एक तो लाडनू की जो राव बिक्का के पास जागीर है, इस जागीर को राव जोधा के लिए त्याग दे। दूसरा वचन जो मांगा कि जोधपुर की जो राजगद्दी है, जोधपुर की राजगद्दी का सातलदेव के पक्ष में त्याग करें, क्योंकि उत्तराधिकार नियम ज्येष्ठ पुत्र या ज्येष्ठ भ्राता ही उत्तराधिकारी बनता। राव बिक्का ने दोनों वचन स्वीकार किए। राव बिक्का ने दोनों वचन स्वीकार किए और राव जोधा से कहा कि मैं आपका बड़ा बेटा हूं, इसलिए मुझे राज चिन्ह, ध्यान दें आगे पढ़ेंगे, राज चिन्ह, राज मुकुट, राज सिंहासन, ढाल व तलवार जो आपकी है वो मुझे मिलनी चाहिए। राव जोधा ने ये पूजनीय चीजें राव बिक्का को देना स्वीकार की। राव बिक्का ने 1462 में कोडम देसर को अपनी प्रारंभिक राजधानी बना करके यहीं से सन 1488 में राव नूरा गोदारा वंशीय जाट नूरा के साथ मिलकर के बीकानेर बसाया। ये बीकानेर बसाने की भी एक अच्छी खासी कहानी है, इसको अपने पढ़ेंगे बीकानेर राज्य के इतिहास के अंतर्गत।
परंतु अपने थोड़ा सा राव बिक्का को एक बार साइड में करना था, इसलिए ये कहानी अपने को देखनी पड़ रही है। किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से बीकानेर के जो शासक है उनका राज तिलक इसी राठौड़ों के जो राज तिलक किया जाता है, इन्हीं गोदारा वंशीय जाटों के पांव के अंगूठे से किया जाता है। रोचक कहानी है, पढ़ेंगे। अब राव जोधा ने जो अपना उत्तराधिकारी बनाया वो किसे बनाया था? सातल देव को। राव जोधा की मृत्यु के बाद सातल देव सन 1489 में शासक बने, 1492 तक शासक रहे। देखो, इससे संबंधित एक आधा प्रश्न अपने से पूछा जा सकता है, वो ये है कि सातल देव का एक भाई था जिसका नाम था वर सिंह, जिसका नाम था वर सिंह। इसके समय में अजमेर के जो शासक थे हाकिम मल्लू खां थे। कौन थे? हाकिम मल्लू खां थे। मल्लू खां ने वर सिंह को धोखे से बंदी बना लिया। पिपाड़ नामक स्थान पड़ता है, पिपाड़ नामक स्थान पर सातल देव ने मल्लू खां को बुरी तरह से हराया और वर सिंह को मुक्त करवा लिया। इस युद्ध में भागते हुए पिपाड़ नामक स्थान पर 141 कंवारी कन्याएं थी जो गणगौर का पूजन कर रही थी। मल्लू खां का एक सेनापति था गुड़ले खां। गुड़ले खां ने इनका अपहरण कर लिया 141 कुमारी कन्याओं का। ये बात राव सातल देव को पता लगी। सातल देव ने गुड़ले खां पर आक्रमण किया, इन 141 कुमारी कन्याओं को मुक्त करवाया। गुड़ले खां का सिर तीरों से छिद्रित कर करके इन कन्याओं को दिया। खुशी के मारे ये कन्याएं नाचने लगी। तब से जोधपुर में एक नृत्य प्रारंभ हुआ। नृत्य है गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य पूछा जा सकता है कब किया जाता है? चैत्रकर्षण अष्टमी के दिन किया जाता है। चैत्रकर्षण अष्टमी के दिन किया जाता है। गुड़ला नृत्य कब किया जाता है? चैत्रकर्षण अष्टमी के दिन किया जाता है। यह गुड़ला नृत्य प्रारंभ हुआ। गुड़ला नृत्य करते समय जो गीत गाया जाता है वो है गुड़ला गीत। अंग्रेजी में एक कहावत है टिट फॉर टाइट। तो सातल देव ने गुड़ले खां की एक पुत्री थी जिसका नाम था गिंदोली। गिंदोली का अपहरण कर लिया। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि पत्नियां भिन्न भिन्न प्रकार की होती थी, तो इस गिंदोली को क्या करते हैं? अपनी उपपत्नी बना लेते हैं। गिंदोली को क्या करते हैं? अपनी उपपत्नी बना लेते हैं। इसी गिंदोली के कहने पर एक नृत्य, एक गीत, एक त्योहार प्रारंभ हुआ जिसे कहते हैं गुड़ला त्योहार। ये तीनों के तीनों कब आयोजित होते हैं? चैत्रकर्षण अष्टमी को होते हैं। ये अपनी जो परंपरा थी ये धीरे धीरे विलुप्त हो रही थी, तो इनको संरक्षण देने के लिए कोमल कोठारी, सौश्री कोमल कोठारी ने एक संस्थान बनाया था जिसे कहते हैं रूपायन संस्थान। ये कहाँ पड़ता है? बोरुंदा में पड़ता है। बोरुंदा कहाँ पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। ये क्या कर रहा है? रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर वर्तमान में गुड़ला नृत्य, गुड़ला गीत, गुड़ला त्योहार को क्या है वर्तमान में संरक्षण दे रहा है। देखो, ये जो गुड़ला नृत्य है बालिकाओं के द्वारा किया जाने वाला एकमात्र नृत्य है जो रात्रि में किया जाता है। गुड़ला नृत्य बालिकाओं के द्वारा, लाइन को गौर से सुनी, गुड़ला नृत्य बालिकाओं के द्वारा, कन्याओं के द्वारा किया जाने वाला एकमात्र नृत्य है जो रात्रि में किया जाता है। ऐसा कोई भी नृत्य नहीं है
जिन्हें बालिकाएं दिन में करें। अब ये आप कमेंट में बताएंगे कि पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला एकमात्र नृत्य कौन सा है जो दिन में किया जाता। बाकी पुरुष जितने भी नृत्य करते हैं सारे के सारे रात्रि में करते हैं। महिलाएं जितने भी नृत्य करती है सारी की सारी दिन में करती है। ये नृत्य गुड़ला नृत्य कन्याओं के द्वारा किया जाने वाला एकमात्र नृत्य है जो रात्रि में किया जाता। अब आप कहोगे कि सर फिर इसका क्या माजरा है, ये क्या माजरा है। जो कामड़िया जाति की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य, ये भी तो सर रात्रि में होता है। बिल्कुल, ये बालिकाओं के द्वारा किया जाने वाला एकमात्र नृत्य है जो रात्रि में किया जाता है। ये महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एकमात्र नृत्य है जो रात्रि में किया जाता है। ये 13 ताली नृत्य किया कब जाता है? कामड़िया जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कामड़िया जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? रामदेव जी के ब्यावले बांसते समय, रामदेव जी के ब्यावले बांसते समय किया जाता है। रामदेव जी के ब्यावले बांसते समय किया जाता है। सबसे अधिक किस क्षेत्र में किया जाता है? तो पोकरण क्षेत्र में किया जाता है। उद्भव पूछ ले इसका, तो इसका उद्भव जो हुआ है वो पादरला गांव से हुआ। ये पादरला गांव कहाँ पड़ता है? ये गांव पड़ता है पाली में। इसकी नृत्यांगना पूछ ले तो मांगी बाई। फैक्ट में याद रखिए, आसानी से याद रह जाएगा। अपने को पूछ ले गड़ला नृत्य कन्याओं के द्वारा किया जाने वाला, रात्रि में किया जाने वाला नृत्य है 13 ताली नृत्य। महिलाओं के द्वारा रात्रि में किया जाने वाला नृत्य है। पुरुषों के द्वारा सारे नृत्य रात्रि में किए जाते हैं। एकमात्र नृत्य है जो दिन में होता है, वो आप हमें कमेंट में बताएंगे। चलिए अगली जो कहानी है कि सातल देव ने एक कस्बा बसाया था जिसका नाम है सातलमेर। कौन सा कस्बा बसाया? सातलमेर, जिसे वर्तमान में अपने किस नाम से पुकारते हैं? पोकरणगढ़ के नाम से पुकारते हैं। वर्तमान में जिसे हम क्या कहते हैं? पोकरणगढ़ के नाम से पुकारा जाता है। सातल देव हाकिम मल्लू खां से लड़ते हुए घायल हुए थे, जिसकी वजह से सन 1492 में उनकी मौत हो जाती है। सातल देव के बाद सातल देव का भाई सुजा शासक बनता है। शासक कौन बनता है? सातल देव का भाई सुजा शासक बनता है। 1492 से लेके 1515 ईस्वी तक शासक रहता है। 1492 से 1515 तक शासक रहता है। इसके समय में कोई महत्वपूर्ण ज्यादा नहीं है कि सिर्फ ये महत्वपूर्ण है कि राव जेतसी आक्रमण करते हैं। संदर्भ पुस्तकों में राव बिक्का लिखा हुआ है, सॉरी राव बिक्का के द्वारा आक्रमण किया जाता है। इसके समय में कौन आक्रमण करते हैं? राव बिक्का के द्वारा आक्रमण किया जाता है। क्यों आक्रमण किया जाता है? जो पूजनीय जो वस्तुएं मांगी थी, अपने पहले पढ़ा कि ढाल, तलवार, तख्त, राज सिंहासन वगैरह जो पूजनीय वस्तुएं मांगी थी, राव सुजा ने देने से मना कर दिया, तो राव बिक्का ने आक्रमण किया। राव बिक्का ने जब आक्रमण किया तो हाड़ी रानी जसमादे जो राव सुजा की माता है, राव बिक्का की सौतेली माता है, इसने इनके मध्य संधि करवा दी। राव सुजा का एक बेटा था बाघ सिंह। राव सुजा का एक बेटा है बाघ सिंह। कहा जाता है कि यह बाघ सिंह सोजत पाली अभियान में मारा गया। सोजत पाली अभियान में मारा गया। बाघ सिंह किस अभियान में मारा गया? सोजत पाली अभियान के अंतर्गत मारा गया। तो राव सुजा की मौत के बाद अगले जो शासक बनते हैं वो है राव गांगा। राव
गांगा। राव गांगा शासक बनते कब हैं? सन 1515 में शासक बनते। कब तक रहते हैं? सन 1531 तक शासक रहते। देखो इसके बारे में दो बातें याद रखनी है अपने को कि राव गंगा के समकालीन मेवाड़ के शासक कौन है? राणा सांगा है। राणा सांगा ने 1527 में कौन सा युद्ध लड़ा? खानवा का युद्ध लड़ा। किनके मध्य हुआ? सांगा vs बाबर के मध्य। इस युद्ध में राव गंगा ने किसका सहयोग किया? सांगा का सहयोग किया। इस युद्ध में किसका सहयोग किया? राव गंगा ने सांगा का सहयोग किया। राव गंगा का जो बेटा है वह है राव मालदेव। राव मालदेव। राव मालदेव ने कहा जाता है कि राव गंगा एक बार अपने महल में बैठे हुए थे, खिड़की के पास बैठे ठंडी हवा का लुत्फ उठा रहे थे। राव गंगा उसी समय इनका बेटा आया राव मालदेव, पांव छूने के बहाने पांव ऊपर कर दिए, जिससे खिड़की से गिरने की वजह से राव गंगा की मौत हो गई। राव गंगा की हत्या कर अगला जो शासक बनता है राव मालदेव। अपने से पूछ ले कि राठौड़ों का पहला पितृहंता कौन है? तो राठौड़ों का पहला पितृहंता है। पितृहंता यानी पिता की हत्या कर शासक बनता है। पिता की हत्या की कब? सन 1531 में करता है। अगला जो शासक बनेंगे वो राव मालदेव है। थोड़ा सा देखें राव मालदेव के बारे में। राव मालदेव 1532 से लेकर के 1562 तक शासक रहता है। 1532 से लेकर के 1562 तक शासक रहता है। हसमत वाला बादशाह कहा जाता है। हसमत वाला बादशाह कहा जाता है। 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। ध्यान रहे 100 युद्धों का विजेता समुद्रगुप्त को कहते हैं। 52 युद्धों का विजेता मालदेव को कहा जाता है। हिंदुस्तान का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा जाता है। हिंदुस्तान का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा जाता है मालदेव को। ध्यान दें मालदेव के बारे में कहा जाता है कि इसके हरम में 16,000 रानियां थी। इसके ऐतिहासिक तथ्य सही है या गलत है के संदर्भ में अपने नहीं कह सकते, परंतु अपने ये कह सकते हैं कि मालदेव ने जहां भी शादी की, शादी करने के बाद में मांडा झाँकने के लिए जाते हैं। राजस्थान की परंपरा, जहां भी ये मांडा झाँकने के लिए गया वहां इसने मांडा झाँकने की बजाय अपनी साली को झाँका है और अपने ससुर से ये कहा है कि मेरी इसके साथ शादी करवा दे। ऐसी प्रथाएं मालदेव के संदर्भ में अक्सर है। तो मालदेव की एक शादी देखते हैं जो इसकी जैसलमेर के अंतर्गत हुई थी। मालदेव की एक शादी हुई थी जैसलमेर के शासक राव लूणकरण की बेटी थी। राव लूणकरण की बेटी थी। राव लूणकरण के 3 बेटियां थी। पहली बेटी के साथ मालदेव की शादी हो गई। मालदेव मांडा झाँकने के लिए गया। मांडा में मालदेव ने उमादे को झाँक लिया। लूणकरण से मालदेव ने कहा कि यार उमादे से शादी करवा दे। लूणकरण को पता था कि शक्तिशाली शासक है, उमादे के साथ शादी करवा दी। अब लूणकरण को पता था कि मालदेव पुनः मांडा झाँकने के लिए आएगा। तीसरी बेटी की शादी किसके साथ करवा देता? मेवाड़ के महाराजा उदय सिंह के साथ करवा देता। देखो उमादे की जब शादी की गई तो उमादे के साथ एक दासी दी गई थी, डावरनिया कहते हैं।
दासियों को क्या कहते हैं? डावरनिया कहते हैं। मैं कह रहा था कि मालदेव वाली बारमली, तो यहां एक जो दासी दी गई बारमली दी गई थी। इस बारमली पर कहा जाता है कि राव मालदेव आसक्त हो गए और पहली रात मालदेव उमादे के पास न जाकर के इस बारमली के साथ रहे, जिससे उमादे नाराज होगी। उमादे नाराज होकर के कहां चली गई थी? ये तारागढ़ दुर्ग चली गई थी। अब ये पता नहीं कि तारागढ़ दुर्ग ही कोई रानी रूठ करके क्यों जाती थी। जितनी भी रानियां रूठी है वो सारी की सारी तारागढ़ गई है। तारागढ़ दुर्ग पड़ता है अजमेर में। चाहे तो पृथ्वीराज सिसोदिया की रानी रूठी है, चाहे मालदेव की रानी रूठी है, चाहे जहांगीर की रानी रूठी है, रूठ करके तारागढ़ दुर्ग आई है। तो आप इसे रूठी रानियों का दुर्ग भी कह सकते हो। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में आ गई। कहा जाता है कि उमादे जीवन पर्यंत यहीं रही और एक बार सन 1545 में जोधपुर का जो दुर्ग है, जोधपुर दुर्ग पर शेर शाह का अधिकार हो गया। तब मालदेव ने उमादेव को बुलाने के लिए ईश्वरदास बारठ को भेजा था, जो मना करके ला रहे थे। उमादेव मान भी गई थी, जोधपुर आ रही थी। तो जोधपुर की रानियों ने यह सोचा कि उमादेव आ जाएगी तो अच्छा नहीं रहेगा। उन्होंने आशा बारठ को भेजा। आशा बारठ ने कहा जाता है कि उमादेव को एक दोहा सुनाया। उस दोहे को सुनने से उमादेव का आत्म स्वाभिमान जाग गया और वह वापस कहाँ चली गई थी? अपने दत्तक पुत्र राम के पास चली गई थी और जीवन पर्यंत राम के पास रही। सन 1462 में मालदेव की मौत के बाद, 1562 में मालदेव की मौत के बाद मालदेव की पगड़ी के साथ सती हो गई थी। इसे कहा जाता है महासती होना। पति की सेनानी के साथ सती होने को क्या कहा जाता है? महासती होना। ये पति की सेनानी के साथ सती हो गई थी सन 1562 में। ऐसा कौन सा दोहा सुनाया कि उमादेव वापस रूठ करके चली गई थी? दोहा जो सुनाया था वो दोहा ये था कि मान रखे तो पीऊ तज, पीऊ रखे तजमान। मान रखे तो पीऊ तज, पीऊ रखे तजमान। दोहा गयंद के गया एकल खंबे ठाण। मान रखे तो पीऊ तज, पीऊ रखे तजमान। दोहा गयंद के गया एकल खंबे ठाण। ये दोहा सुनते ही उमादेव का आत्म स्वाभिमान जा गया और यह यहाँ चली गई थी। अब यहाँ से 3 प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। पहला ही प्रश्न पूछा जाता है कि रूठी रानी का महल कहाँ है? पहला प्रश्न क्या होगा? रूठी रानी का महल कहाँ है? तो रूठी रानी का महल है ये अजमेर में है। ये अपने वाली रूठी रानी का महल नहीं है, ये जहांगीर की रूठी रानी का महल है। जहांगीर की रूठी रानी का महल है। अपने वाली मालदेव की रूठी रानी का महल कहाँ है? तो मालदेव की जो रूठी रानी है, मालदेव की रूठी रानी का जो महल है वो भीलवाड़ा में पड़ता है। भीलवाड़ा में एक स्थान है मांडलगढ़। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में पड़ता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण मालदेव ने करवाया था। मालदेव ने करवाया था। यह है उमादेव का अर्थात रूठी रानी का महल। रूठी रानी के 2 महल है। एक महल है रूठी रानी का अजमेर में है, जिसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। क्यों करवाया था? जहांगीर की पत्नी नूरजहां रूठ करके कहाँ आ गई थी? अजमेर आ गई थी, इसलिए करवाया। मालदेव की जो रूठी रानी थी उमादेव का जो महल है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? मालदेव ने करवाया था। ये थी मालदेव की पहली शादी। इसकी 2 शादियां आपने कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।